नमस्कार। मैं डॉक्टर अशोक त्रिपाठी आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल हिस्ट्री कल्चर हिस्टोरियोग्राफी एंड रिसर्च मेथोलॉजी में। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो है मुग़ल पेंटिंग। अभी बहुत सारी परीक्षाएं होने वाली हैं, मेंस की, आगे चल कर के सिविल सर्विसेज की और पीसीएस वगैरह की। तो उसको ध्यान में रखते हुए ये वीडियो बनाई है। इसमें मैंने नोट्स भी दिए हैं, नोट्स इंग्लिश में रखे हैं जिससे कि इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों के विद्यार्थियों को इसका लाभ मिल सके। तो इसके पहले कि चर्चा प्रारंभ करें, आइए आपसे एक बार फिर अपील करता हूं हमेशा की तरह कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, जिससे कि आने वाली वीडियोस की सूचना आपको मिलती रहे और आगे चल कर के जो कंपटीशन वगैरह देने के जो एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए ढेर सारी वीडियोस मैं बनाने वाला हूँ। तो आइए प्रारंभ करते हैं चर्चा। सबसे पहले हम मुग़ल पेंटिंग के बैकग्राउंड को समझते हैं कि भारत में पेंटिंग जो है वो ऐसा नहीं था कि चित्रकला का भारत में प्रचलन नहीं था। भारत का चित्रकला में प्रचलन था थोड़ा सा। कुछ समय के लिए प्राचीन काल में चित्रकला बहुत ऊंचाइयों पे पहुंची, उसके बाद फिर थोड़ी गिरावट आई, फिर उसके बाद फिर से चित्रकला परवान चढ़ने लगी। तो इन सब बातों पे थोड़ा सा गौर करने की आवश्यकता है। तो एज you can see on your screen, in India the art of painting had already reached on the highest peak in the 5th and 6th century in the form of Ajanta cave paintings. Paintings regarding the life of Buddha are all-time masterpieces. तो 5वीं और 6वीं शताब्दी तक चित्रकला जो है वो भारत में अत्यधिक ऊंचाई तक, हाईएस्ट पीक जिसे आप कह सकते हैं कि उच्चतम सीमा तक पहुंच चुकी थी अजंता पेंटिंग्स के रूप में। और ये पेंटिंग्स जो है वो गौतम बुद्ध के जीवन से संबंधित थी, जो कि न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया में मास्टरपीसेस के नाम से जाने जाते हैं। द पेंटिंग आर्ट सीम्स टू हैव बीन नेग्लेक्टेड ड्यूरिंग द पीरियड बिटवीन 700 AD टू 1500 AD। तो ये जो काल है 700 से 1500 ईस्वी का काल जो है, इस बीच में आप देखते हैं कि भारत में बहुत सारे छोटे छोटे राजवंशों का शासन रहा जो कि आपस में लड़ा करते थे। तो ऐसे समय में थोड़ा सा कलाओं का ह्रास हुआ। ऐसा नहीं था कि एकदम से ह्रास हुआ, लेकिन फिर भी उस तरह की चित्रकला हमें नहीं दिखाई देती है जैसे कि हमें अजंता वगैरह में दिखाई देती थी। दो some of the finest temples were constructed during this period, और we don't have positive examples to prove the negligence of painting during this period. तो जैसे कि आप देख रहे हैं अपने स्क्रीन पे, आप देखिए मैंने लिख भी दिया है कि इस काल में बहुत सारी मंदिरों के नमूने हमें मिलते हैं। बहुत सारे बहुत अच्छे अच्छे मंदिर वगैरह बनाए गए, और हमें कोई इस तरह का एग्ज़ाम्पल या कह लीजिए इस तरह का कोई प्रमाण नहीं मिलता जिससे कि ये पता चले कि ललित कलाओं की उपेक्षा की गई हो, फाइन आर्ट्स की उपेक्षा की गई हो। मुस्लिम इन्वर्टर्स destroyed paintings at many places. The method of destruction was very easy. A tendency to destroy paintings was there. जब भारत में मुस्लिम आक्रमण हुए तो ये बड़ा दुर्भाग्य है कि जो कला वगैरह के नमूने थे उनको भी विनष्ट किया गया जगह जगह, और जो पेंटिंग्स वगैरह थी उनको डिस्ट्रॉय करना बड़ा आसान था, क्योंकि उनकी सुरक्षा वगैरह की कोई इस तरह की व्यवस्था नहीं थी, और तो इसलिए उनका विनाश करना जो है वो बड़ा आसान काम था। तो मोस्ट ऑफ द पेंटिंग्स क्यों नष्ट हो गई हो? क्योंकि मोस्ट ऑफ द पेंटिंग्स वर बेस्ड ऑन द मटेरियल which was comparatively destructible. Paintings on canvas was easy,
इजली डिस्ट्रक्टिबल। तो बहुत सारी जो पेंटिंग्स थी वो, उनका जो मटेरियल था वो नष्ट होने वाला था, कंपैरेटिवली इट वाज डिस्ट्रक्टिबल। तो पेंटिंग्स ऑन कैनवास वाज इजीली डिस्ट्रक्टिबल। कैनवास पे जो पेंटिंग की गई थी उसे आसानी से विनष्ट किया जा सकता था। अकॉर्डिंग टू पर्सी ब्राउन, द आर्ट ऑफ पेंटिंग स्टार्टेड डिक्लाइनिंग बिकॉज ऑफ एमर्जेंस ऑफ न्यू हिंदुइज्म। एक नया कारण बताते हैं पर्सी ब्राउन, जो कि जिन्होंने इंडियन पेंटिंग पे बहुत अच्छी पुस्तक लिखी है। उनका यह कहना है कि द आर्ट ऑफ पेंटिंग स्टार्टेड डिक्लाइनिंग बिकॉज ऑफ द एमर्जेंस ऑफ न्यू हिंदुइज्म। नव हिंदूवाद के उद्भव के कारण जो है वो चित्रकला का विनाश प्रारंभ हुआ। द होल एविडेंस शिफ्टेड इन carving of the Lord. It was easier and more convenient to them, resulting some of the finest sculptural evidences. The stage of idea of painting was over. तो इस काल में अगर हम ये देखें तो स्कल्पचर के ऊपर अर्थात मूर्ति कला के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया। जैसे आप प्राचीन काल में देखते हैं गंधार कला का विकास हुआ, उसके बाद आगे चल के मथुरा कला का विकास हुआ जो कि इंडिजिनस आर्ट था। और स्कल्पचर के जो फाइनेस्ट स्पेसिमेंस हैं या सर्वोत्तम नमूने हैं वो हमें प्राप्त होते हैं। और पेंटिंग बनाने की जो आइडिया थी वो कुछ समय के लिए समाप्त हो गई थी। बट आफ्टर दिस सर्वे वी कैन नॉट से दैट द आर्ट ऑफ पेंटिंग हैड कंपैरेटिवली डिस्ट्रॉयड। लेकिन इस सर्वेक्षण के बाद भी हम ये नहीं कह सकते कि चित्रकला जो है वो उसका विनाश हो गया था तुलनात्मक रूप से। इन सम रीजन्स वी फाइंड नंबर ऑफ इंडियन पेंटिंग्स मोर प्रोमिनेंटली इन तिब्बत एंड नेपाल इवन प्रिजर्व टुडे। कुछ स्थानों में हमें जो है वो भारतीय चित्रकला के नमूने मिलते हैं तिब्बत में, नेपाल में, और आज भी आप उन्हें देख सकते हैं, वो आज भी सुरक्षित हैं। मित्रों, वी फाइंड द कंटिन्यूएशन ऑफ अजंता स्कूल at many places. It suggests the decline of Buddhism. Its inspiration seems to have started seeking patronage. बहुत सारे स्थानों पे अजंता स्कूल की पेंटिंग्स जो है उसकी निरंतरता को हम देख सकते हैं। संभवतः जो बौद्ध धर्म वगैरह का पतन हो रहा था तो उससे ऐसा लगता है कि जो पेंटर्स थे वो पैट्रोनेज ढूंढ रहे थे या शरण ढूंढ रहे थे कि कहीं उनको शरण मिले तो फिर वो फिर से उस तरह की पेंटिंग्स कर सकें। देयरफॉर दे स्टार्टेड मूविंग टुवर्ड्स दोज एरियाज वेयर द पैट्रोनेज वाज एक्सपेक्टेड। तो जो पेंटर्स थे वो ऐसे क्षेत्रों में जाने लगे, चित्रकार जो ऐसे क्षेत्रों में जाने लगे जहाँ की उनको संरक्षण मिलने की उम्मीद थी। दे मूव टुवर्ड्स मालवा, गुजरात एक्सेट्रा। गुजरात वाज द ट्रेड सेंटर एट दैट टाइम या एट दैट पीरियड एंड इवन टुडे। तो गुजरात, मालवा वगैरह की तरफ जो है वो पलायन कर गए, और जो कि गुजरात तो एक बड़ा ट्रेड सेंटर था उस समय और आज भी है। तो दिस इज़ द ट्रेडिशन विच वॉज ऑलरेडी देयर, और यू कैन से दिस इज़ द ट्रेडिशन विच वॉज ऑलरेडी देयर एंड स्टिल एग्जिस्टिंग। तो ये एक परंपरा थी जो कि वहाँ पर थी। द टर्क्स वर नॉट इंटरेस्टेड इन पेंटिंग बिकॉज ऑफ इस्लामिक प्रोहिबिशन। भारत में जब तुर्कों का आक्रमण हुआ तो वो इस्लाम में जैसे यह है कि चित्रकला वगैरह की मनाही है, तो इसलिए जो है वो इसमें बहुत ज़्यादा रुचि नहीं लेते थे। येट फिर भी मुस्लिम्स पर प्रैक्टिसिंग द आर्ट इन पर्सिया एंड समरकंद। लेकिन अगर आप समरकंद में और फारस में देखें तो चित्रकला का प्रचलन था वहाँ पे। द टर्क्स बीइंग मोर मोबाइल कुड नॉट कंट्रीब्यूट मच। और चूँकि वो उस समय साम्राज्य विस्तार वगैरह में लगे हुए थे तो इसलिए वो बहुत ज़्यादा योगदान इस क्षेत्र में नहीं दे पाए। द एम्फेसिस वाज ऑन डिस्ट्रॉइंग पेंटिंग्स रादर देन प्रिजर्विंग पेंटिंग्स। और उस समय जब साम्राज्य बना रहे थे वो, तो पेंटिंग्स को नष्ट करने पे ज़्यादा जोर दिया जाता था बजाय उनको बनाने पे। महमूद ऑफ गजनी वांटेड इब्न सीना द पर्सियन प्लाईमाथ
polymath to come to his court rather than the painters. अब ऐसा नहीं था कि मुसलमान शासक जो है वो इन सब चीज़ों में रुचि नहीं लेते थे। महमूद गजनी जो है वो इब्न सीना को अपने दरबार में चाहता था। तो इब्न सीना, जैसा कि आप सभी को पता है, कि बहुत बड़े विद्वान थे, बहुत बड़े फिलोसफर थे, बहुत बड़े ज्योतिषी थे, और उनके दरबार में होने से उसके दरबार की शोभा निश्चित रूप से बढ़ती। तो इस तरह से आगे आप देखिए, द कैलिफ्स ऑफ पर्सिया बिकेम द ग्रेटर पैटर्न ऑफ पेंटिंग। तो फारस के जो खलीफा थे वो चित्रकला के महान संरक्षक थे। तैमूर जो था वो, जो कि बड़ा क्रूर और अत्याचारी शासक था, लेकिन वो भी, तिमूर वॉज आल्सो ए ग्रेट पैट्रन ऑफ पेंटिंग, वो भी चित्रकला का महान संरक्षक था। द मुगल्स वर डिसेंडेंट्स ऑफ तिमूर एंड हैड इनहेरिटेड द टेम्परामेंट ऑफ तिमूर। जैसे कि आप जानते हैं कि मुगल्स जो है वो अपना संबंध तिमूर के ख़ानदान से जोड़ते हैं, तो निश्चित रूप से उन्होंने तिमूर के टेम्परामेंट को ग्रहण किया होगा, वह या उनके अंदर जो है तिमूर का टेम्परामेंट आया होगा। तो दे वेर हाईली रिफाइंड एंड सिविलाइज्ड पीपल। जो मुगल्स थे वो बड़े रिफाइंड और सिविलाइज्ड लोग थे, और कला वगैरह में रुचि लेने वाले लोग थे, जो कि आगे जैसे आप अभी देखेंगे कि बाबर से लेकर के औरंगजेब तक हम देखते हैं, पूरा इसका हम सर्वेक्षण करेंगे तो हम देखेंगे किसने किस प्रकार से कला में रुचि ली। उसके बाद हम ये देखेंगे कि जो यहाँ भारत में मुग़ल पेंटिंग्स वगैरह बनाई गई, उनके उनका सब्जेक्ट मैटर क्या था, उनकी टेक्निक वगैरह क्या थी। तो इसके ऊपर वी विल डिस्कस इन डिटेल अबाउट दियर टेक्निक एंड अबाउट द सब्जेक्ट मैटर ऑफ दियर पेंटिंग्स। तो नाउ बाबर की बात अगर हम करें, तो बाबर, जैसा कि आप जानते हैं कि 1526 ईस्वी में भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना की उसने, और 1530 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। तो इतने कम समय में, 5 साल से भी कम समय था उसके पास, और लगातार निरंतर वो ही वॉज बिजी इन वॉर्स। तो इट वॉज नॉट पॉसिबल फॉर हिम टू टेक इंटरेस्ट इन फाइन आर्ट्स, लेकिन उसके बावजूद जो है उसने कुछ काम किया था। सुल्तान ऑफ खुरासान invited Behzad Khan. Behzad Khan was a very famous painter. Behzad Khan, popularly known as Raphael of the East. You must have heard the name of Raphael. रेनेसा पीरियड में यूरोप में राफेल नाम का एक पेंटर हुआ था, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध था। तो खुरासान के सुल्तान ने बेहजाद खान को अपने दरबार में आमंत्रित किया था, जो कि राफेल ऑफ द ईस्ट के नाम से जाना जाता था। तो बाबर has mentioned in his memoirs that he was eminent among all the painters. बाबर ने अपने आत्मकथा में, अपने मेमोयर्स में, अपने संस्मरणों में उसका जिक्र किया है, उसका उल्लेख किया है, और उसे सबसे अच्छा चित्रकार बताया है जो भी चित्रकार उस समय उपलब्ध थे। बाबर had studied the paintings of Behzad and had a great desire to continue this after the establishment ऑफ मुग़ल रूल इन इंडिया। तो बाबर ने बेहजाद की चित्रकला का गहराई से अध्ययन किया था, और वो ये चाहता था कि भारत में मुग़ल साम्राज्य की स्थापना होने के बाद वो इस परंपरा को कायम रखे। इंसिडेंटली ही डिडंट हैड मच टाइम टू शेप हिज डिज़ायर। जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि दुर्भाग्यवश उसके पास इतना समय नहीं था कि वो अपने विचारों को एक तरह से आप कह लीजिए कि शेप दे सकता, अपनी इच्छा को जो है वो पूरी कर सकता, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो अपनी इच्छाओं को मूर्तिमान नहीं कर पाया वो। अब हम हुमायूं की बात करें मित्रों, हुमायूं के बारे में भी आप जानते हैं, इफ़ यू मस्ट हैव रेड द हिस्ट्री ऑफ हुमायूं। तो हुमायूं जो है वो 15 साल तक एग्ज़ाइल में रहा, लगभग शेर शाह के साथ युद्धों में पराजय होने के बाद। तो
उसका भी जीवन जो था वो बड़ा ढुलमुल सा था, कभी वो स्थिर नहीं रहा, लेकिन उसके बावजूद भी वो काफ़ी पढ़ा लिखा व्यक्ति था और ही वॉज वेरी मच फॉन्ड ऑफ फाइन आर्ट्स, स्पेशली पेंटिंग। तो हुमायूं के बारे में जहाँ तक है, his whole period was a period of turmoil. He spends 15 years of exile in the court of Shah Tahmasp. जैसे मैंने कहा भी आपको कि उसका जो पीरियड था, उसका जो समय था, वो उथल पुथल का समय था और उसको 15 साल उसने शाह तहमास के दरबार में बिताया, जहाँ की ही इंट्रोड्यूस तबरेजी एंड अब्दुल समद शिराजी। तबरेजी वाज अ डायरेक्ट डिसाइपल ऑफ behzad, तो वहाँ जो है उसने तबरेजी और अब्दुल समद को इंट्रोड्यूस किया। और इसमें तबरेजी जो था वो behzad का शिष्य था। शिराजी वाज द टीचर ऑफ अकबर एंड हुमायूं बोथ इन द आर्ट ऑफ पेंटिंग। तो शिराजी जो था वो हुमायूं और उसके पुत्र अकबर दोनों का शिक्षक था चित्रकला का। हुमायूं हैड अ डिज़ायर टू स्टार्ट एन आर्ट गैलरी। हुमायूं की इच्छा थी कि वो एक आर्ट गैलरी बनाए, लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा हो नहीं पाया। द प्रैक्टिस ऑफ हैविंग आर्ट गैलरी वाज नॉट अननोन टू इंडिया। और भारत में आर्ट गैलरी, ऐसा नहीं था कि भारत के लोग आर्ट गैलरी से या चित्रकला वीथी वगैरह से अपरिचित थे। हमें प्राचीन काल में भी जो है वो चित्रशाला का वर्णन मिलता है बहुत सारे ग्रंथों में। तो इट वाज अ स्पॉन्टेनियस ग्रोथ ऑफ पेंटिंग्स इन इंडिया। दिस ट्रेडिशन हैड डिक्लाइंड बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ पैट्रोनेज। तो भारत में चित्रकला का बहुत तीव्र विकास हुआ था, लेकिन संरक्षण के अभाव में धीरे धीरे वो समाप्त हो गया। तो बट ऑन ए स्मॉलर स्केल द ट्रेडिशन वाज मेंटेन। लेकिन छोटे पैमाने पे ये परंपरा अभी भी बनी हुई थी। जैसे आप देखिए बहुत सारी लोक कलाएँ जो थी उनमें चित्रकला था। बर्तनों पे चित्रकारी है, कपड़ों के ऊपर चित्रकारी है, बॉर्डर्स वगैरह पे साड़ी वगैरह के चित्रकारी है, मिट्टी के बर्तनों पे चित्रकारी है, और भी बहुत सारे जो हस्तकला की वस्तुएं हैं उनके ऊपर चित्रकारी की जाती थी। गांव वगैरह में जैसे औरतें धागे से झोला वगैरह बनाती थी, पहनने के कपड़े हैं, स्वेटर वगैरह बुनते थे। तो ऐसा नहीं था कि चित्रकारी एकदम ख़त्म हो गई थी। तो चित्रकला छोटे पैमाने पे एक लोक कला के रूप में भी उस समय विद्यमान थी। तो अब हम अकबर की बात करें। वास्तव में जब चित्रकला की कायदे से शुरुआत हुई मुग़ल काल में, तो अकबर चूँकि उसने काफ़ी लंबे समय तक शासन किया, अकबर के समय में मुग़ल साम्राज्य को अस्थायित्व तो प्राप्त हुआ। और जानते हैं फाइन आर्ट्स वगैरह जो कलाएं होती हैं वो तभी फलती फूलती हैं जब राज्य में स्थायित्व हो। इसलिए अकबर के समय में फाइन आर्ट्स का विकास हुआ, वो चाहे वास्तुकला हो चाहे चित्रकला हो। तो अकबर इनवाइटेड ह्यूज नंबर ऑफ पेंटर्स फ्रॉम वेरियस रीजन्स, आप कह लीजिए, टू स्टार्ट आर्ट गैलरी इन द थीम ऑफ शाह तहमास कोर्ट। तो अकबर ने जो है बड़ी संख्या में पेंटर्स को इनवाइट किया एक आर्ट गैलरी बनाने के लिए। और शाह तहमास की तरफ से आर्ट गैलरी बनाना चाहता था, कला वीथी बनाना चाहता था। ही वांटेड टू डेवलप दिस आर्ट अंडर अब्दुल समद। अब्दुल समद जो कि अपने समय का बड़ा महान चित्रकार था, उसके देख रेख में जो है वो इस आर्ट गैलरी को बनाना चाहता था। एज अ रिजल्ट अ नंबर ऑफ पेंटर्स लुकिंग फॉर पैट्रोनेज ज्वाइन द अकबर्स कोर्ट। तो बहुत सारे चित्रकार जो कि संरक्षण के लिए खोज रहे थे किसी न किसी शासक को कि हमें कोई संरक्षण दे दे, तो उनको एक सुअवसर मिला और वो सब अकबर के दरबार में आ गए। Hindus were asked to paint Mahabharat, likewise Persians were asked to paint Persian scriptures like Dastan-e-Amir Hamza, etc. तो दिस रिजल्ट्स इन ए सिंथेसिस ऑफ पर्शियन एंड हिंदू पेंटिंग्स। तो हिंदू कलाकार थे, उनसे महाभारत वगैरह
को पेंट करने के लिए कहा गया। इसी तरह से पर्शियन पेंटर्स से कहा गया कि वो दास्तान अमीर हमजा जैसे ग्रंथों का या दूसरे जो पर्शियन स्क्रिप्चर्स हैं, जो फारसी के ग्रंथ हैं, उनको पेंट करें। तो एक तरह का सिंथेसिस या सम्मिश्रण हमें देखने को मिला हिंदू और फारसी चित्रकला में। तो ये एक शुभ संकेत था। मित्रों, आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं जो दो नाम हैं, बड़े महत्वपूर्ण नाम थे अकबर के समय के, बसावन एंड दसवंत वर पिक्ड अप बाय शिराजी फॉर द पर्पज ऑफ ट्रेनिंग इन पर्शियन पेंटिंग एंड दे मास्टर्ड दैट आर्ट ओनली इन 1 ईयर। बसावन और दसवंत जो थे, उनको शिराजी की नज़र उनके ऊपर पड़ी और उसने उनको फारसी चित्रकला का प्रशिक्षण दिया, जिसे कि उन्होंने 1 साल के अंदर ही बहुत अच्छी तरह से सीख लिया। इब्राहिम एंड केसर आल्सो वर ट्रेंड इन पर्शियन आर्ट। इब्राहिम और केसम जो थे, वो केसर जो थे, उन्होंने भी फारसी चित्रकला में प्रशिक्षण प्राप्त किया था। ऑल ऑफ देम वेयर कहार्स और पालकी बियरर्स। तो ये सभी जो है, आप जान लीजिए, इस पर ध्यान दीजिए कि सभी कहार थे। कहार जो है वो पानी भरने का काम करते हैं या पालकी वगैरह ढोते हैं। तो at that period Hindus were not very fond of painting and looked down upon the art. So naturally, therefore, in high classes, art of painting was not developed. तो जो उस समय के हिंदू शासक वगैरह थे, जो छोटे मोटे, तो वो चूँकि देश में उथल पुथल मची हुई थी, तो इसलिए बहुत ज़्यादा चित्रकला वगैरह पे ध्यान नहीं दे पा रहे थे वो। नतीजा ये हुआ कि जो ये आर्ट जो था वो कुछ समय के लिए वो एक तरह से मंद सा पड़ गया था। तो बट द वर्क टू डेकोरेट पालकीज वाज ऑलवेज डन बाय पालकी बेयरर्स। जैसे मैंने अभी आपको कहा कि चित्रकला जो है लोक कला के रूप में जिंदा थी। बहुत सारी चीज़ों पे जो है चित्र बनाए जाते हैं, पालकी को सजाने के लिए चित्र बनाए जाते थे। तो दीज पीपल हैड इनहेरिटेड दैट आर्ट बिकॉज ऑफ नेसेसिटी। इन्होंने जो है इस कला को इनहेरिट किया था, या इस कला को विरासत में प्राप्त किया था, क्योंकि ये उनकी आवश्यकता थी। सो इट वॉज अ वेल इस्टेब्लिश्ड आर्ट एंड कंटिन्यू टू फ्लरिश विद कहार्स बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक नीड्स। तो ये उनकी आर्थिक आवश्यकता भी थी, और इसके कारण, कहारों के कारण जो है ये कला फलती फूलती रही। तो मित्रों, आप देखिए, दीज पीपल केम टू द कोर्ट ऑफ अकबर एंड लर्न पर्शियल स्टाइल आल्सो। ये लोग जो है अकबर के दरबार में आए और इन्होंने फारसी शैली को भी सीखा। देयरफॉर दे वर एबल टू सिंथेसाइज बोथ द आर्ट्स। और वो दोनों कलाओं में समन्वय करने में सक्षम हो सके। एज अ रिजल्ट सम फाइनेस्ट पेंटिंग्स वर क्रिएटेड ड्यूरिंग दिस पीरियड, जिसके परिणाम स्वरूप हमें चित्रकला के सुंदरतम नमूने इस काल में प्राप्त होते हैं। डेवलपमेंट ऑफ मिनिएचर पेंटिंग वाज अनदर नोटेबल स्कूल ऑफ पेंटिंग ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ अकबर। अकबर के समय में मिनिएचर पेंटिंग भी काफ़ी पॉपुलर हुआ। पर्सी ब्राउन सेज दैट इंडियन पेंटर्स कुड नॉट पेंट बिग पेंटिंग्स बिकॉज दे डिडंट नो टू प्रिपेयर पेपर्स फॉर पेंटिंग। पर्सी ब्राउन जैसे लोगों का ये कहना है कि भारत के लोग जो है बड़े बड़े चित्र नहीं बना सकते थे, क्योंकि वो उसके लिए कागज़ वगैरह तैयार नहीं कर पाते थे। लेकिन ऐसा नहीं था। दे न्यू इट बट दे डिडंट यूज़ इट डेलिबरेटली। वो इसे जानते थे, लेकिन जानबूझ करके वो इसका उपयोग नहीं करते थे। क्यों? नंबर 1, इंडियन पेंटर वॉज अ म्यूरल painter and want a big canvas. The joint of the papers can destroy the paintings. तो भारत के जो चित्रकार थे वो दीवालों पे पेंटिंग करने वाले थे, भित्ति चित्र बनाने वाले थे, और उन्हें बड़े कैनवास की ज़रूरत थी। पेपर्स में जो जॉइंट्स होते हैं, जो जोड़ होते हैं, उससे चित्र नष्ट हो जाने का खतरा होता था, इसलिए वो जानबूझ करके उसकी उपेक्षा करते थे। उसके अलावा दूसरा कारण यह था कि पेपर वॉज नॉट लॉन्ग लास्टिंग। पेपर जो है, कागज़ बहुत ज़्यादा दिनों तक सुरक्षित नहीं रह सकता था। देयरफॉर इंडियंस अवॉइडेड यूज़ ऑफ पेपर्स बिकॉज दैट वाज नॉट सुटेबल। इसलिए उन्होंने पेपर्स को अवॉइड किया, उपेक्षित किया, जो कि
उनके लिए सुटेबल नहीं था। तो दे पिक्ड अप कैनवास ऑफ क्लॉथ बिकॉज इट वाज मोर सुटेबल। तो उन्होंने जो है कपड़े का कैनवास जो है वो प्रयुक्त किया, जो कि उनके लिए ज़्यादा सुटेबल था, उनके लिए ज़्यादा अच्छा था। In 1570, to decorate Fatehpur Sikri, so many painters were employed. 1570 ईस्वी में, अब आप जानते हैं अकबर ने अपनी नई राजधानी बनाई थी। ही बिल्ट हिज न्यू कैपिटल एट फतेहपुर सीकरी बिकॉज एटमॉस्फेयर एट फतेहपुर सीकरी वाज वेरी गुड। तो फतेहपुर सीकरी में उसने बहुत सारे पेंटर्स को रोज़गार दिया, और हमें बहुत सारे अबुल फजल की लिस्ट अगर हम देखें तो हमें बहुत सारे पेंटर्स के नाम मिलते हैं। नेम्स ऑफ 13 फेमस पेंटर्स केशव, लाल, मुकुंद, मिस्कीन, जगन्नाथ, खेमकरण, तारा, महेश, श्यामला, हरिवंश एंड राम वर मेंशन्ड बाय अबुल फजल। पेंटिंग्स ऑफ दीज पेंटर्स आर अवेलेबल इवन टुडे। आज भी जो है आप फतेहपुर सीकरी जाएँ तो आज भी आपको इनकी पेंटिंग्स आपको उपलब्ध हो जाती हैं, दिखाई पड़ती हैं। पेंटर्स व नेवर मेंशन्ड देयर नेम्स इन द पेंटिंग। तो जो पेंटर्स थे वो अपना नाम नहीं लिखते थे चित्र के ऊपर, या दे प्रेफर टू बी एनोनिमस, वो गुमनाम ही रहना चाहते थे। लेकिन इन 17th सेंचुरी a tendency developed to write the name of the painter on the back side of the painting। 17वीं शताब्दी से चित्र के पीछे के साइड में नाम लिखने की परंपरा प्रारंभ हुई, और a tendency to paint the same picture by many artists seems developed during the period of जहाँ। और एक ही चित्र को बहुत सारे चित्रकारों के द्वारा बनाए जाने की परंपरा जहांगीर के समय में प्रारंभ हुई। यूरोपियन इन्फ्लुएंस आल्सो स्टार्टेड एंटरिंग एंड पिक्चर्स रिलेटेड टू क्रिश्चियनिटी स्टार्टेड गेटिंग इन फैशन। तो बहुत सारे आप देखें जो यूरोपीय प्रभाव था, चूँकि जैसे आप जानते हैं अकबर के दरबार में बहुत सारे यूरोपियंस वगैरह को आमंत्रित किया गया था। आगे चल के जहांगीर के दरबार में भी काफ़ी यूरोपीय आए थे, कुछ विदेशी यात्री वगैरह भी आया करते थे, तो उससे जो है यूरोपीय प्रभाव भी दिखाई देता है। आप देखें अगर दिल्ली में या के लाल किले में दीवाने आम, दीवाने ख़ास वगैरह में, तो वहाँ दीवाने आम ख़ास में हमें यूरोपियन पेंटर्स के चित्र भी दिखाई पड़ते थे। तो ये रागमाला एंड बारहमासा टाइप्स ऑफ पेंटिंग्स वर आल्सो इंट्रोड्यूस्ड। वन कैन डेपिक्ट द सोशल लाइफ बाय दीज पेंटिंग्स। तो रागमाला पेंटिंग, बारहमासा पेंटिंग, तो ये सब ऐसा लगता है कि राजपूत प्रभाव रहा होगा, क्योंकि राजपूत चित्रकला में रागमाला पेंटिंग और बारहमासा वगैरह का काफ़ी प्रावधान था। बारहमासा पेंटिंग ये होती है कि 12 महीने में जो मौसम रहता है, जैसे मान लीजिए वर्षा ऋतु है तो वर्षा ऋतु की पेंटिंग की जा रही है, ग्रीष्म ऋतु है तो ग्रीष्म ऋतु की पेंटिंग की जा रही है, शरद ऋतु की है, या जो भी 12 महीने जो होते हैं हमारे यहाँ के, उनमें प्रकृति जिस तरह से अपने रंग रूप बदलती है तो उनको चित्रों के माध्यम से चित्रकार लोग प्रस्तुत करते थे। इसी तरह से विभिन्न राग रागिनियों को भी चित्रों के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता था, और इससे सोशल लाइफ जो या सामाजिक जीवन का भी चित्रण किया जा सकता था। अब आइए हम जहांगीर की बात करें, जो कि सबसे बड़ा चित्रकला प्रेमी था मुग़ल काल का, जो कि एक ही चित्र को अगर अलग अलग चित्रकारों ने बनाया हो, कहने का मतलब कि एक ही चित्र के अलग अलग अंगों को अलग अलग चित्रकारों ने बनाया हो, तो भी वो बता देता था कि किस अंग को किस चित्रकार ने बनाया था। तो वो चित्रकला का इतना बड़ा पारखी था जहांगीर। तो जहांगीर के समय में बहुत सारे चित्रकारों को संरक्षण मिला और चित्रकला का काफ़ी विकास हुआ। तो इट वाज अ गोल्डन पीरियड फॉर पेंटर्स। तो ही वाज वन ऑफ दोज रूलर्स हु हैड लव फॉर पेंटिंग। He learned the art of painting personally and acquired the good knowledge of various styles of painting। तो जैसा मैंने अभी कहा कि उसे मतलब ही वॉज फैसिनेटेड
अबाउट पेंटर्स एंड पेंटिंग्स, तो वो बहुत ज़्यादा जो है उसको लगाव था। और आर्ट ऑफ पेंटिंग जो है उसने व्यक्तिगत रूप से सीखा भी था। और साथ ही साथ जो उसके समय में जो डिफरेंट स्टाइल्स प्रचलित थी पेंटिंग की, जो चित्रकला शैलियाँ प्रचलित थी, तो उनको भी बहुत अच्छी तरह से समझता था। द मोस्ट प्रोमिनेंट फीचर ऑफ हिज एज वाज नेचर एंड एनिमल पेंटिंग। तो उसके समय की जो सबसे बड़ी विशेषता थी, वो सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि उस समय प्रकृति चित्रण किया जाता था। एनिमल्स, पशुओं का, बर्ड्स का चित्रण किया जाता था। तो ही यूज टू मेक हिज समर ट्रिप्स टू कश्मीर अलॉन्ग विद मेनी फेमस पेंटर्स ऑफ हिज टाइम। तो वो गर्मियों में कश्मीर की यात्रा करता था और अपने साथ बहुत सारे चित्रकारों को ले जाता था। और इन दिस वे वी फाइंड सम ऑफ द बेस्ट स्पेसिमेन ऑफ नेचर पेंटिंग। तो इस तरह से हमें उस काल में, जहांगीर के काल में, प्रकृति चित्रण के बेहतरीन नमूने प्राप्त होते हैं। कुछ चित्रकारों की बात करते हैं, जैसे मंसूर was the famous bird painter of his time and he painted various types of birds. मंसूर, आप याद रखिएगा, कंपटीशन वगैरह में कई बार ऑब्जेक्टिव टाइप में सवाल पूछ लिया जाता है, पीजीटी में पूछ लिया, या यूजीसी नेट और जेआरएफ के जो प्रतिस्पर्धी हैं उनसे पूछ लिया जाता है। तो मंसूर was the famous bird painter of his time and he painted various types of birds. Hunting scenes were also painted. These are some of the basic motifs. हंटिंग सीन्स वगैरह यानी शिकार के दृश्यों का भी चित्रण किया जाता था। यूरोपियन आर्ट वाज आल्सो देयर। अभी मैंने आपको बताया यूरोप का प्रभाव भी था। सर थॉमस रोज नेम इन दिस रिगार्ड इज सिग्निफिकेंट। सर थॉमस रो का नाम जो है वो महत्वपूर्ण है। जैसे कि आपने वो कथा सुनी होगी कि सर थॉमस रो ने जहांगीर को कुछ चित्र भेंट किए थे और जहांगीर ने उनकी रेप्लिका बनवा दी, हूबहू वैसे ही चित्र बनवा दिए। और सर थॉमस रो के लिए पहचानना मुश्किल हो गया कि उसने कौन सा चित्र भेंट किया था और उसकी रेप्लिका जो बनाई गई है, या जो उसको देख करके जो दूसरा चित्र बनाया गया है, वो कौन सा है। तो जहांगीर आस्क्ड द पेंटर्स टू कॉपी द पेंटिंग्स ऑफ यूरोपियन स्टाइल एंड हिज आर्टिस्ट डिड इट सक्सेसफुली। रिलीजियस पेंटिंग्स कुड नॉट फाइंड प्लेस। जैसे कि हम जानते हैं मुग़ल दरबार में धार्मिक चित्र जो है वो नहीं बनाए जाते थे। हमें बहुत ही रेयर कोई चित्र अगर मिलता है तो मिलता है। बिशन दास एंड गोवर्धन वर फेमस पोर्ट्रेट पेंटर्स। पोर्ट्रेट पेंटर यानी जो जिसे आप कहते हैं व्यक्ति चित्र, व्यक्ति चित्र जो है वो उसके दो बड़े चित्रकार थे, बिशन दास और गोवर्धन। वी आल्सो फाइंड न्यू स्टाइल, स्याह कलम। जहांगीर के समय में स्याह कलम नाम की एक नई शैली का प्रचलन हुआ। द टू मास्टर ऑफ कलम वेयर मोहम्मद नादिर एंड मोहम्मद मुराद। तो मोहम्मद नादिर और मोहम्मद मुराद जो थे वो इसमें सिद्धहस्त थे स्याह कलम शैली में। फारूक बेग वॉज अनदर फेमस पेंटर। फारूक बेग जो था वो दूसरा मशहूर चित्रकार था। सम ऑफ द फेमस पेंटर्स ऑफ अकबर्स कोर्ट वर स्टिल देयर। अकबर के दरबार के बहुत सारे जो पेंटर्स थे वो जहांगीर के दरबार में बरकरार थे। सो द आर्ट गैलरी हैड बिकम अ सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। इसलिए जो आर्ट गैलरी बनाई गई थी, जो कला वीथी बनाई गई थी, वो आकर्षण का एक केंद्र था। जहांगीर हैड गिवन सो मेनी टाइटल्स टू द पेंटर्स जस्ट लाइक द अमीर्स। तो जैसे अमीरों को तरह तरह की उपाधियां दी जाती थी, उसी तरह से जहांगीर ने भी पेंटर्स को बहुत सारी टाइटल्स दी थी। मुगल नोबिलिटी आल्सो गेव पैट्रोनेज टू द पेंटर्स। तो मुगल जो नोबिलिटी थी यानी जो अमीर उमरा वर्ग था, उसने भी चित्रकारों को अपने यहाँ संरक्षण दिया और चित्रकार जो है वो सुरक्षित रहे। आइए अब शाहजहाँ की बात करते हैं। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि शाहजहाँ चित्रकला की अपेक्षा वास्तुकला का बहुत बड़ा प्रेमी था और उसके समय में बहुत सारे सुंदर भवनों का निर्माण हुआ, ताजमहल सहित।
लाल किला बनाया गया, जामा मस्जिद बनाया गया और तरह तरह के बाग बगीचे बनाए गए जगह जगह। बहुत सारी और भी बिल्डिंग्स बनाई गई शाहजहाँ के समय में। लेकिन इन बिल्डिंग्स में हम ये भी देखते हैं कि उनको चित्रों से भी सुसज्जित किया गया था। तो वास्तुकला का प्रेमी यद्यपि वो था, फिर भी उसके समय में भी चित्रकला का कुछ विकास हुआ, एकदम से चित्रकला समाप्त नहीं हुई थी। He was fond of architecture, therefore the quality of painting was declining, but portrait painting was becoming more and more precise and developed. पोर्ट्रेट पेंटिंग या व्यक्ति चित्र का इसके समय में काफ़ी विकास हुआ और विचित्र, बालचंद्र, कल्याण दास, अनूप और होनहार, ये 4-5 जो पेंटर्स थे, ये दे ऑल वेयर एक्सेलेंट पोर्ट्रेट पेंटर्स। तो ये व्यक्ति चित्र बनाने में बहुत निपुण थे, बहुत दे वेर वेरी स्किल्ड in making portrait paintings. According to M.C. Mehta, Vichitra was the best portrait painter of the whole Mughal period, or he could paint all sort of paintings. विचित्र जो था वो पूरे मुगल काल में पोर्ट्रेट पेंटिंग में सबसे अधिक निपुण था, सबसे अच्छा पेंटर था पोर्ट्रेट पेंटिंग का जहाँ तक सवाल है, और सभी तरह के चित्र वो बना सकता था, केवल पोर्ट्रेट पेंटिंग ही नहीं। द हेड टीचर वॉज फ़कीरुल्ला खान। फ़कीरुल्ला खान का नाम हमें मिलता है मास्टर ऑफ बॉर्डर पेंटिंग। बॉर्डर जो किनारा जो जिसे कहते हैं सब, तो बॉर्डर की पेंटिंग जैसे किताबों के हाशिए होते हैं, साड़ी वगैरह का किनारा होता है, इस तरह के बहुत सारे जगह कागज़ों पे फरमान वगैरह होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जन्म कुंडली बनाई जाती है, उसमें भी आप देखते हैं बॉर्डर होता है। तो बॉर्डर पेंटिंग में फ़कीरुल्ला खान जो था वो सिद्धहस्त था। यद्यपि कुछ विदेशी यात्रियों ने उस समय चित्रकला की गिरती दशा का वर्णन किया है। उदाहरण के लिए फ्रेंच ट्रैवलर टैवर्नियर ये लिखता है कि द कंडीशन ऑफ आर्टिस्ट इन द कोर्ट ऑफ मनसबदास वॉज नॉट गुड, कि मनसबदारों के दरबार में जो कलाकारों की दशा अच्छी नहीं थी। द आर्टिस्ट वर फीलिंग इनसिक्योर एंड लुकिंग फॉर प्रॉपर पैट्रोनेस। आर्टिस्ट जो थे वो अपने आप को इनसिक्योर महसूस कर रहे थे और दे वेर लुकिंग फॉर प्रॉपर पैट्रोनेस, तो संरक्षण की खोज में रहते थे। औरंगजेब की बात करें हम, तो औरंगजेब को आप जानते हैं, औरंगजेब को युद्धों से ज़्यादा प्रेम था, उसके अलावा उसे कैलीग्राफी वगैरह से ज़्यादा प्रेम था, उसे चित्रकला वास्तुकला वगैरह से उतना प्रेम नहीं था, इसलिए निश्चित रूप से चित्रकला जो है वो अपने पतन की ओर बढ़ी। तो औरंगजेब हैड नॉट गिवन देम प्रॉपर पैट्रोनेज। जो पेंटर्स थे, तो औरंगजेब ने उनको संरक्षण नहीं दिया, एंड ही हैड टेकन दिस एज अ सेकेंडरी थिंग। इन सबको उसने सेकेंडरी या गौण रूप में लिया। देयरफॉर द मुगल स्कूल ऑफ पेंटिंग स्टार्टेड डिक्लाइनिंग एंड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ लेटर मुगल्स इट टोटली डिक्लाइंड। तो मुगल चित्रकला जो था उसका पतन होने लगा और लेटर मुगल्स के समय में वो पूरी तरह से समाप्त हो गया। पेंटर्स माइग्रेटेड टू वेरियस प्लेसेस एंड डेवलप लोकल स्टाइल्स। बहुत जगह जो है वो पेंटर्स जो थे, खास करके जो राजपूत स्टेट्स वगैरह थे, उधर वो माइग्रेट हो गए और वहाँ पर उन्होंने जो है तमाम स्थानीय शैलियों का प्रचलन किया। तो ये तो आपने देखा कि ये थोड़ा हमने आपको विभिन्न शासकों के समय में क्या हुआ ये बताया, विभिन्न अलग अलग मुगल शासकों के समय में क्या हुआ। अब आइए हम बात करते हैं कि मुगलों की जो पेंटिंग थी उसका विषय वस्तु मुख्य रूप से क्या होता था, क्योंकि कई बार कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स वगैरह में अलग से पूछ दिया जाता है या छोटे क्वेश्चन में पूछ दिया जाता है कि व्हाट वाज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ मुगल पेंटिंग। तो मुगल पेंटिंग का सब्जेक्ट मैटर क्या था, तो आइए इस पर थोड़ी चर्चा हम लोग, वी विल डिस्कस द सब्जेक्ट मैटर ऑफ मुगल पेंटिंग इन शॉर्ट। तो अंडर द मुगल्स दिस आर्ट डेवलप्ड एज अ पैटर्नाइज्ड। तो संरक्षण मिला था कलाकारों को, तो पैटर्नाइज्ड आर्ट के रूप में जो है इसका विकास हुआ। दिस आर्ट वाज कन्फाइंड टू सब्जेक्ट्स और मोटिव्स। ये जो कला थी ये विभिन्न
सब्जेक्ट्स पे या मोटिव्स के ऊपर निर्भर थी, कन्फाइंड थी, वहीं तक सीमित थी। तो द मोटिव वॉज सेकुलर, जो मोटिव था वो सेकुलर था, नथिंग रिलेटेड टू रिलीजन। यहाँ हम देखते हैं कि धर्म से संबंधित चित्र हमें नहीं मिलते हैं। इन एवरी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड हैज़ बीन वेरी रिलीजन हैज़ बीन वेरी सिग्निफिकेंट। रिलीजन सब छूट गया है, आप उसको देखिएगा इन द डेवलपमेंट ऑफ आर्ट। तो जैसे आपने अभी अजंता में देखा, तो अजंता में जो है रिलीजन का बड़ा रोल था, बौद्ध धर्म से संबंधित चित्र बनाए गए थे। और भी जो हिंदू मंदिरों वगैरह में जो चित्र मिलते हैं वो सब धार्मिक चित्र हैं। बहुत सारे चित्र जो है देवी देवताओं वगैरह के बनाए जाते थे हमारे यहाँ। दुनिया में बहुत सारे देशों में धार्मिक चित्र बनाए जाते थे, लेकिन यहाँ इस्लाम में इनकी मनाही थी। इन इस्लाम, ऑन अकाउंट ऑफ रिलीजियस रेस्ट्रिक्शंस, द आर्ट सफर्ड। एज अ रिजल्ट मुगल पेंटिंग्स आर सेकुलर इन नेचर। तो मुगलों की जो चित्रकला थी वो आप कह सकते हैं कि वो उसकी प्रकृति जो थी वो धर्मनिरपेक्ष। हंटिंग सीन्स, अब आप देखिए जो सब्जेक्ट मैटर था वो क्या था, हंटिंग सीन्स, पोर्ट्रेचर, court scenes, war scenes, flowers, plants, birds and animals gradually started becoming the theme of Mughal paintings. तो शिकार के दृश्य हो गए, व्यक्ति चित्र हो गए, दरबार का दृश्य हो गया, युद्ध का दृश्य हो गया, फूल, पौधे, पत्ते, चिड़िया, जानवर इत्यादि जो है धीरे धीरे मुगल चित्रकला की थीम बन गए, विषय वस्तु बन गए। अ डीप एप्रिसिएशन ऑफ नेचर एंड जहांगीर्स एनकरेजमेंट इट led them to draw curious birds, animals, trees and flowers. तो अभी मैंने जहांगीर की चर्चा की थी तो आपको बताया था कि किस तरह से जो है नेचर का प्रेमी था वो, और उसके संरक्षण में आप देखते हैं कि बहुत सारे जो है चिड़ियों का, जानवरों का, पेड़ों का, फूलों इत्यादि का चित्रण किया गया। Some of the sketches show to what heights of perfection these artists have reached. और कुछ चित्र तो इस तरह के हैं कि आप वहाँ देख सकते हैं कि कितना उनमें परफेक्शन था, मतलब कितनी पूर्णता को प्राप्त चित्र थे वो। जैसे अब लाइट की बात करें, आप देखें छाया की बात करें, और इसी तरह से रंगों की बात करें, हर तरह से परफेक्ट थे। टाइनी पीकॉक्स बाय जगन्नाथ, अ वाइल्ड बेफेलो बाय सरवीन, अ cock and a turkey cock by Mansoor are for accuracy of detail and super craftsmanship among some of the most perfect specimens of animal and bird studies. So the Mughals' love for garden also helped the artists to paint flowers and plants in bloom, and the marginal borders of Mughal paintings are full of such flowers. तो आप देखते हैं जगन्नाथ ने मोर, छोटे छोटे मोर जो है वो उनको चित्रित किया है। इसी तरह से जंगली भैंसे का चित्रण किया गया है, और मुर्गे का चित्रण मंसूर के द्वारा किया गया है। तो ये सब जो और भी बहुत सारे जानवरों, पक्षियों का चित्रण किया गया है। मुग़ल लोग जो थे वो बाग बगीचे के प्रेमी थे, तो जाहिर है कि बाग बगीचे में बहुत सारे पक्षी वगैरह रहते थे, तो इसलिए स्वाभाविक रूप से उनका चित्रण किया गया है। बॉर्डर्स वगैरह में भी जो है तरह तरह की के फूल पत्तियों वगैरह को बनाया गया, हाशिया पे जो पेंटिंग की जाती थी, और खिलते हुए फूलों का चित्रण इत्यादि जो है हमें दिखाई देता है। तो इट वॉज रियॉल्म ऑफ पोर्ट्रेट पेंटिंग दैट मुगल आर्टिस्ट अचीव ग्रेटली। तो व्यक्ति चित्र बनाने में जो मुगल कलाकार थे, मुगल चित्रकार थे, उनको बहुत लोकप्रियता हासिल हुई। जहांगीर, शाहजहां हैड देयर पोर्ट्रेट्स पेंटेड एंड एनकरेज द नोबल्स टू डू द सेम। अकबर, जहांगीर और शाहजहां, अकबर, जहांगीर एंड शाहजहां हैड देयर पोर्ट्रेट्स पेंटेड। अकबर, जहांगीर और शाहजहां ने अपने अपने व्यक्ति चित्र बनवाए थे, और उन्होंने अपने अमीरों को भी ये कहा था कि वो भी अपने चित्र बनवाएं। अपार्ट फ्रॉम द रूलर्स, या अबुल फजल ने लिखा है, अबुल फजल ने लिखा है कि अकबर किस तरह से अपने नोबल्स को एनकरेज करता था कि वो अपने चित्र बनवाएं। अपार्ट फ्रॉम द रूलर्स एंड द नोबल्स, द मुगल आर्टिस्ट हैड अदर मॉडल्स एज वेल, होली मैन, dancing girls, beautiful ladies, drinking or showing
wine or listening music, scenes depicting ladies at toilets, soldiers and lovers were subjects drawn with remarkable sensitiveness and charm. तो ऐसा नहीं था कि केवल यही पोर्ट्रेट पेंटिंग में केवल यही व्यक्ति चित्र बनाए जाते थे, और भी मॉडल्स थे, जैसे जो साधु संत वगैरह पवित्र व्यक्ति थे, नाचती हुई स्त्रियां थीं, सुंदर स्त्रियां थीं जो शराब पीती हुई या वाइन सर्व करते हुए, जिसे आप कहते हैं साकी का काम करते हुए, और उसके अलावा म्यूज़िक सुनते हुए, संगीत सुनते हुए स्त्रियों का चित्रण किया गया है। नहाती हुई टॉयलेट वगैरह में स्त्रियों का चित्रण किया गया है, सैनिकों का चित्रण किया गया है, लवर्स का चित्रण किया गया है। तो इस तरह से बहुत सारे सब्जेक्ट्स थे और बहुत ही आ, आ, अच्छे ढंग से, बहुत ही संवेदनापूर्ण ढंग से और बहुत ही चार्मिंग तरीके से, आकर्षक तरीके से उनका चित्रण किया गया है। Thus portrait painting reached perfection during this period. One peculiar point of Mughal painting was minuteness of details. तो पोर्ट्रेट पेंटिंग जो है वो अपनी पूर्णता को पहुंचा, और छोटी छोटी बातों पे इस काल में, मुगल काल में बहुत ध्यान दिया जाता था। इन पोर्ट्रेट पेंटिंग द कन्वेंशनल साइड व्यू अंडरवेंट अ चेंज ड्यूरिंग द time of Jahangir, when 3/4 faces became the fashion and attitude less ceremonial, and attitudes less ceremonial became more human. तो बहुत सारे परिवर्तन आए, जैसे साइड व्यू की बजाय जो है अब उसमें थोड़ा चेंज आया, अब 3/4 फेसेस जो है उनको पेंट किया जाने लगा। तो इस तरह से काफ़ी आप विविधता देख सकते हैं पोर्ट्रेट पेंटिंग में भी जहांगीर के समय में। तो मुगल पिक्टोरियल आर्ट वाज आल्सो यूज्ड फॉर इलस्ट्रेटिंग बुक्स। तो मुगल चित्रकला जो है उसको पुस्तकों को भी सजाने में उसका प्रयोग किया जाता था, आइदर ओरिजिनल्स और दियर ट्रांसलेशंस, या तो ओरिजिनल किताबें होती थी या उनके अनुवादों का भी, जो अनुवादों की पुस्तक जो बनाई जाती थी उनको भी सजाया जाता था, हाशिए वगैरह को। द फर्स्ट इलस्ट्रेटेड वर्क ऑफ मुगल पेंटिंग वाज प्रोड्यूस्ड इन द अर्ली ईयर्स ऑफ अकबर्स रेन वाज हमजानामा। तो हमजानामा नामक जो पुस्तक थी उसको चित्रों के रूप में प्रस्तुत किया गया। इसी तरह से द वर्क कंसिस्टेड ऑफ मोर देन 1000 फोलियोज ऑफ कैनवास एंड वाज प्रोड्यूस्ड बाय मीर सैयद अली तबरेजी विद द असिस्टेंस ऑफ मैनी अदर इंडियन पेंटर्स। तो हमजानामा में जो है 1000 से ज़्यादा फोलियो थे और कैनवास फोलियो, और जिनको जो है मीर सैयद अली तबरेजी और उनके भारतीय चित्रकारों ने, उनके साथियों ने मिल करके उसको बनाया था। अपार्ट फ्रॉम इलस्ट्रेटिंग हमजानामा, बाबरनामा एंड तिमूरनामा ट्रांसलेटेड संस्कृत क्लासिक्स लाइक रमजानामा वेयर आल्सो इलस्ट्रेटेड। तो बहुत सारे और ग्रंथों को चित्रों के रूप में प्रस्तुत किया गया, जिनमें बाबरनामा, तिमूरनामा और संस्कृत क्लासिक रज़्मनामा इत्यादि को चित्रित किया गया। तो मोस्ट ऑफ दीज पेंटिंग्स आर फॉर्मल एंड रिजिड, लैकिंग एक्सप्रेशन ऑफ फेस। द आर्टिस्ट हैड नो फ्रीडम टू एक्सप्रेस हिज ओन रेप्लिका। तो कहीं कहीं हम ये देखते हैं चेहरे पर भाव जो थे वो, उनमें थोड़ी कमी है, और वो आर्टिस्ट जो है वो अपनी रेप्लिका नहीं बना सकते थे। तो मित्रों, अब आइए, हम समय काफ़ी हो रहा, फिर भी हम थोड़ी टेक्निक के बारे में बात करें, क्योंकि अगर हम टेक्निक के बारे में बात नहीं करेंगे तो ये लेक्चर जो है, ये चर्चा अधूरी रह जाएगी। तो टेक्निक्स ऑफ मुगल स्कूल ऑफ पेंटिंग, इसके बारे में भी आपसे छोटे सवाल पूछे जा सकते हैं, इसलिए मैंने इसको अलग से इसमें वीडियो में शामिल किया है। तो जहाँ तक टेक्निक का सवाल है, तो आप देख सकते हैं हम डॉक्टर मोती चंद ने काम किया है, उन्होंने एक थीसिस लिखी थी, द टेक्निक ऑफ मुगल पेंटिंग। डॉक्टर मोती चंद हैज़ डिस्कस्ड इन हिज थीसिस द टेक्निक ऑफ मुगल पेंटिंग, द मेथड, पर्सपेक्टिव, शेडिंग एंड लैंडस्केप इन मुगल आर्ट। तो अगर आप बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आप उनकी थीसिस देख सकते हैं, पर्सी ब्राउन को देख सकते हैं, और भी फर्गुसन को देख सकते हैं। बहुत सारे लोगों ने किताबें, डॉक्टर रामनाथ ने लिखी है चित्रकला पे, आप उसको देख सकते हैं किताबें। तो इनमें जो है ये
इसमें इसमें मोतीचंद ने खास तौर पे कि पेंटिंग का मेथड क्या था, उसका तरीका क्या था, पर्सपेक्टिव क्या था उसका, शेडिंग कैसे की जाती थी, लैंडस्केप कैसे तैयार किया जाता था मुगल चित्रकला में, इन सब पे विस्तृत चर्चा की है। आर्ट पेपर ऑफ वेरी हाई क्वालिटी वाज मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया। तो भारत में जो है वो अ, चित्रकला के लिए कागज़ तैयार किया जाता था बहुत उच्च कोटि का, उसमें घास फूस वगैरह का इस्तेमाल किया जाता था, और बाहर से भी मंगाया जाता था। एंड इट वाज आल्सो इंपोर्टेड फ्रॉम पर्सिया एंड वाज नोन एज ईरानी और इस्फानी। तो पर्सिया से जो कागज़ मंगाया जाता था उसको ईरानी या इस्फानी कागज़ कहा जाता था, और उनके ऊपर चित्र बनाए जाते थे। यूज़ ऑफ कलर्स, कई बार क्या होता था, चावल का माड़ वगैरह लगाया जाता था जो है उसको चिकना करने के लिए कैनवास को, और बहुत सारे जो देसी तरीके थे उनका इस्तेमाल किया जाता था। यूज़ ऑफ कलर्स वर प्रोमिनेंट इन पर्सियन पेंटिंग। तो मुग़ल चित्रकला पे जो है फ़ारसी चित्रकला का काफ़ी प्रभाव था, तो जिसमें कि बहुत ही चटकीले भड़कीले रंगों का प्रयोग किया जाता था। तो कलर्स यूज्ड वर नेचुरल एज वेल एज आर्टिफिशियल। जो कलर्स इस्तेमाल होते थे वो प्राकृतिक भी थे और कृत्रिम भी होते थे। दे वर वेरी गुड टू मेक वेरियस शेड्स ऑफ कलर्स। तो जो चित्रकार थे वो विभिन्न प्रकार के रंगों के शेड को तैयार करने में सिद्धहस्त थे, निपुण थे। इंडिगो, अल्ट्रामेरीन एंड ब्राइट गोल्ड कलर्स वर प्रेफर टू अदर्स। तो जो इंडिगो यानी नीला, अल्ट्रामेरीन और जो चमकीले गोल्डन कलर्स वगैरह थे उनका प्रयोग ज़्यादा होता था। आज भी आप देख सकते हैं मुस्लिम समाज में इस तरह के भड़कीले चटकीले रंगों का प्रयोग ज़्यादा किया जाता है। तो दिस प्रेफरेंस फॉर ब्राइट कलर्स फॉर प्रोबेबली पर्शियन इन्फ्लुएंस। तो भड़कीले चटकीले रंगों को तरजीह दिया जाना संभवतः जो है फारसी प्रभाव के कारण था। ड्यूरिंग द रेन ऑफ जहांगीर एंड शाहजहां, ब्लेंडिंग ऑफ कलर्स बिकेम अ कॉमन प्रैक्टिस। तो जहांगीर और शाहजहां के समय में जो है वो कलर्स को ब्लेंड किया जाता था, उनको मिक्स करके नए नए कलर्स बनाए जाते थे, वो बहुत सामान्य बात हो गई थी। एवरी पर्सियन पेंटिंग वॉज माउंटेड बाई ए बॉर्डर। द कलर्स वेर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम मिनरल्स, लैपिस लाजुली, सिनेबार, ऑर्पिमेंट एंड अदर्स। तो जगह जगह से जो है वो कलर्स लिए जाते थे, वो मिनरल्स वगैरह से, तरह तरह के मिनरल्स से कलर्स निकाले जाते थे। लेपिस लाजोली से, सिनेबार या सिंदूर वगैरह, हिंगुल वगैरह से कलर्स निकाले जाते थे। और सब्जी या वेजिटेबल्स जो है, जिसे आप कह सकते हैं वनस्पतियों से, तो वनस्पतियों से भी कलर्स निकाले जाते थे, फूलों से, पत्तों से, और फ्यू लाइक लेक और किरमिज वगैरह से भी जो है, इंसेक्ट्स वगैरह से भी कलर निकाले जाते थे। तो इस तरह से कीट पतंगों से भी कलर निकाले जाते थे। तो तरह तरह से जो कलर थे वो बनाए जाते थे। इसके साथ ही साथ कैलीग्राफी वाज अनदर फीचर, एज कैलीग्राफी वाज द आर्ट वाइड प्रैक्टिस बाय मुस्लिम। तो कैलीग्राफी यानी जिसे कहते हैं सुलेख, हाथ से सुंदर लिखाई का काम जो है वो भी बहुत प्रचलित था, और मुसलमानों में बहुत ज़्यादा प्रचलित था। तो मुगल पेंटिंग्स आर एडोन्ड विद लवली एंड ब्राइट बॉर्डर्स ऑफन इन गोल्ड। तो कई बार हम ये देखते हैं कि बॉर्डर्स वगैरह पे या बहुत जगह तो इस तरह से कैलीग्राफी वगैरह का भी प्रयोग होता था, जो कि गोल्ड वगैरह में ब्राइट गोल्ड कलर से लिखा जाता था। इन द ड्राइंग ऑफ लैंडस्केप आल्सो द सीन अंडरवेंट अ चेंज with the development of art. Binding was also an art associated with painting. तो इस तरह से बॉर्डर पेंटिंग में, लैंडस्केप में काफ़ी विकास हुआ। उसके अलावा बाइंडिंग जो था वो भी इसी से संबंधित, पेंटिंग से संबंधित एक विधा थी जिसका काफ़ी विकास हुआ। तो मित्रों, मैंने पूरी कोशिश की मुग़ल चित्रकला की विशेषताओं को समझाने के लिए। मुग़ल चित्रकला जब नहीं थी उसके पहले यहाँ कला किस तरह की थी, बाद में धीरे धीरे कैसे मुस्लिम्स भारत में आए, फिर धीरे धीरे कैसे यहाँ चित्रकला का विकास हुआ, जो इस्लामी शैली थी या मुग़ल शैली थी उसका कैसे विकास हुआ, और किस तरह से जो है उसकी विषय वस्तु वगैरह उन्होंने क्या क्या चुनी, और किस तरह की टेक्निक्स वगैरह उन्होंने इस्तेमाल की।
तो इस पर मैंने भरपूर आपको बताने का प्रयास किया। तो अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप लाइक करें, और आपके कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए और भी जो वीडियोस चाहिए आपको, आप मुझे बताइए, तो मैं आपको उस पर वीडियो निश्चित रूप से बना के दूंगा, नोट्स के साथ बना के दूंगा, जिससे आपको समझने में आसानी हो। हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम के विद्यार्थियों के लिए आसानी हो, इस तरह की वीडियोस बनाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।